Good morning everyone. Now again I am here for you. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हिंदी विषय के साथ पुनः हम आपके समक्ष हैं। आज हम फिर से अपनी पिछली कक्षा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार अपना व्याकरण पेंसी का भाग 1 शुरू किया था। आप सभी को याद होगा, पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। याद आया आप सभी को? भाषा और व्याकरण। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले भाषा के बारे में जाना था। कुछ हल्का सा याद आ रहा है आप लोगों को? हमने आपको समझाया था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम बोलकर या सुनकर, लिखकर या पढ़कर या संकेतों के द्वारा अपनी बात को किसी को समझाते हैं या किसी की बात को समझते हैं। तो वो जो मीडियम होता है या तरीका होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। याद आया आप लोगों को? हाँ, है ना। हमने आपको ये भी बताया था कि भाषा जो होती है उसके 3 रूप होते हैं। पहला था मौखिक, दूसरा था लिखित और फिर उसके बाद में था सांकेतिक। है ना। तो हमने ये जाना था बेटा कि किस तरह मौखिक रूप में हम भाषा को सिर्फ बोलते हैं और सुनते हैं, है ना। किंतु उसी प्रकार हम इसके लिखित रूप में भाषा को लिखते हैं और पढ़ते हैं। और सांकेतिक रूप में जब हम भाषा का सांकेतिक रूप प्रयोग करते हैं तो हम संकेतों के द्वारा अपनी बात को कहते हैं या सुनते हैं। तो इस प्रकार हमारे भाषा के 3 रूप हुए थे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि पेज नंबर 132 सेमेस्टर 1 निकाल लीजिए। ठीक है। बहुत से बच्चों ने पूछा था मैम कौन सा वाला, तो ये बेटा सेम 1 है। ठीक है। अब हम भारत की अनेक या विभिन्न भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। भारत में अनेक भाषाएं हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। मैम अलग अलग कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि भाषा तो भाषा होती ना। पहले आपने कहा भाषा के रूप 3 होते हैं। ठीक है, मौखिक, लिखित। लेकिन भाषा भी तो अलग हो सकती है ना। कैसे हो सकती है? बहुत आसान सी चीज़ है। हम जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ पर हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, हम जिस शब्दों को, जिस भाषा को सुनते हैं, हम वैसे ही शब्द बोलते हैं, वैसे ही भाषा बोलते हैं। इस प्रकार देश के या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पैदा या जन्म लेने वाले लोग वहाँ की भाषा बोलते हैं, है ना। आवश्यक तो नहीं है कि जो शब्द हम अपने कार्यों के लिए, अपने अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, वैसा ही समान शब्द कोई यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश, किसी दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति भी प्रयोग करता होगा? नहीं करता है ना। एक साधारण सी चीज़ बताइए, इसे आप दुपट्टा कहते हैं, है ना। लेकिन अगर यही कपड़ा 5 मीटर लंबा हो जाता है तो उसे आप क्या कहते हैं? साड़ी कहते हैं, है ना। जब वही कपड़ा और लंबा हो जाता है तो उसे आप क्या कहते हैं? पर्दा भी कहते हैं। जब वही कपड़ा थोड़ा मोटा हो जाए और ओढ़ने में प्रयोग किया जाए तो आप उसे चादर कहते हैं।
अगर उसी कपड़े के अंदर थोड़ा सा रुई भर दिया जाए तो वो आपका गद्दी या तकिया बन जाता है। यानी कि कपड़ा जो है वो नॉर्मली एक भाषा की तरह होता है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग स्थानों पर अलग तरह से प्रयोग होने के कारण उसको भाषा के रूप अलग अलग हो जाते हैं। एक सिंपल सी चीज़ मुझे बताइए, हम लोग पानी शब्द जब प्रयोग करते हैं तो किस वस्तु के लिए करते हैं? जो हमारी प्यास बुझाता है, जिसका कोई रंग नहीं होता है, जिसका कोई स्वाद नहीं होता है, पानी है ना, सिंपल सा पानी है, ठीक है। लेकिन जब आप अंग्रेजी में कहते हैं मैम मैं आई ड्रिंक वाटर, तो वाटर जब आप बोलते हैं तब किस वस्तु के लिए बोलते हैं? तब भी तो आप उसी चीज़ के लिए कह रहे हैं ना, जो पारदर्शी है, जो लिक्विड है, जो आर पार दिखाई देता है, जिसका कोई स्वाद नहीं होता है। क्या वो वस्तु बदल गई है? नहीं, वो वस्तु वही है, बस उसे पुकारने का शब्द या जो नाम है वह बदल गया है। तो इसी प्रकार भाषा के रूप अलग होते हैं, लेकिन भाषा भी अलग अलग होती है। अगर मैं पंजाब में जन्म लिया है मैंने, तो मैं अपने आसपास पंजाबी भाषा को सुनती हूँ, तो बहुत साधारण सी बात है कि मैं पंजाबी शब्द प्रयोग करूँगी अपने बोलने में। लेकिन अगर मैं अमेरिका में पैदा होती हूँ या मेरा जन्म अमेरिका या ब्रिटेन में होता है, तो मैं जन्म से अपने आसपास कौन सी भाषा सुनूंगी? अंग्रेजी भाषा। तो मेरे मुंह से निकलेंगे भी तो अंग्रेजी के ही शब्द ना। ये नहीं मैं सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करूंगी। किंतु यदि मान लीजिए मैं निमाड़ में आ गई, निमाड़ मतलब अगर मैं खरगोन शहर में आके रहने लग गई, है ना, तो यहाँ तो हर कोई अंग्रेजी नहीं जानता है। यहाँ जिस बच्चे ने जन्म लिया होगा और वो बड़ा हुआ होगा, मेरे बराबर का होगा, तो वो तो क्या कहेगा, मुझे ये शब्द नहीं पता। मैंने अगर उससे कहा भी कि प्लीज़ गिव मी वाटर, अगर मैंने उसके हाथ में पानी देखा और मैंने कहा प्लीज़ गिव मी वाटर, तो मुझे नहीं पता आप क्या मांग रहे हो, है ना। लेकिन अगर मैंने इशारा किया कि वो जो तुम्हारे हाथ में है ना पानी, मुझे वो चाहिए, तो वो मेरी सांकेतिक भाषा समझ जाएगा और मुझे पानी तो दे देगा। लेकिन हमारी भाषा अलग अलग थी, इसलिए मौखिक रूप से मेरी कही भाषा को वो नहीं समझ पाया। तो इस प्रकार भाषा के रूप लिखित और मौखिक में भाषा के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा बेटा सभी जगह एक जैसी ही लगभग पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके देश में यदि कोई आता है तो हमारे यहाँ की सभ्यता क्या है कि हम किसी का अभिवादन हाथ जोड़कर करते हैं। अन्य देश में जाते हैं वहाँ लोग हाथ मिलाकर करते हैं। अगर आप चाइना में जाते हैं तो वहाँ लोग झुककर आपका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। यानी कि सबके स्वागत के तरीके भी अलग अलग हैं। तो उसी तरह से जन्म स्थान के अनुरूप हमारी भाषाएं भी अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ राज्य और उनकी भाषाएं दी गई हैं। जैसे गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, असम प्रदेश में असमिया भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। कैसे बोलते हैं पंजाबी? किसने सुनी है? की गल जी असी चंगा है, सुनी है ना। हाँ, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, अमी बालो भाषी, है ना। केरल में मलयालम बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बहुत सारे बच्चों ने सुनी होगी, और कई बच्चे तो जो महाराष्ट्रियन होंगे वो लोग अपने घर में बोलते भी होंगे। फिर तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, मणिपुर में
मणिपुरी भाषा बोली जाती है और ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है ना। यहाँ पर हम आपके लिए कुछ भाषाएं लिख रहे हैं। हमारी हिंदी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती अगर कोई भाषा है हमारे पड़ोस में तो वो है गुजराती। असम में असमिया भाषा बोली जाती है ना। पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, केरल में मलयालम, उसी प्रकार महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। उसके पश्चात कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। फिर मणिपुर में मणिपुरी, और अंत में है ओडिशा। ये भी एक राज्य है। उड़िया भाषा बोली जाती है बेटा वहाँ पर। तो इस प्रकार ये भाषाएं विभिन्न विभिन्न राज्यों में कही जाती हैं और प्रयोग की जाती हैं। तो और भी वैसे तो हमारे देश में कई राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाएं, लेकिन ये वो मुख्य भाषाएं हैं जो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ पर इसीलिए सिर्फ इनका उल्लेख किया गया है, क्योंकि हमने पहले कहा जैसे हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसके अलावा जो भी अन्य प्रदेश हैं वहाँ पे अधिकांशतः हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए यहाँ पर उनके बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया है। आप एक बार देख लीजिए। चलिए इसके पश्चात हम लिपि पर आते हैं। कर सकते हो आप। इसके पश्चात हम आते हैं लिपि पर। ठीक है, लिपि क्या चीज़ होती है? लिपि, पहले हम लिपि की परिभाषा लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में
आसान है। भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अब देखिए, लिपि पहले हमने भाषा पढ़ी, अब हम लिपि पढ़ेंगे। लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। आपने जो ध्वनि मुंह से निकाली, जो वर्ण या अक्षर आपने अपने मुख से बोला, बोलते समय तो सामने वाले को वो सुनाई दिया और वो समझ गया, लेकिन यदि आपको भाषा का लिखित वाला रूप प्रयोग करना है तब आपको लिपि की आवश्यकता होती है, क्योंकि लिखने के लिए आप अपने शब्दों को कैसे छापोगे? आप बोलते जाओगे और वो अपने आप वहाँ लिखते जाएंगे क्या? नहीं। वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक कोई चिन्ह, कोई संकेत, कोई डिज़ाइन मतलब आकृति, जैसे ये मैंने लिखा, एक मैं डिज़ाइन बना, ठीक है। ये भी फूल है और ये क्या लिखा है? फूल। अब ध्यान दीजिए बेटा, मान लीजिए अगर मुझे किसी को ये कहना है कि मुझे गुलाब का फूल पसंद है, तो ज़रूरी है कि या तो मुझे गुलाब के फूल की डिज़ाइन बनाना आनी चाहिए और या तो मुझे गुलाब लिखना आना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति सुनने में सक्षम नहीं है, सिर्फ देख सकता है, तब उसके लिए लिपि आवश्यक हो जाती है। जिस प्रकार भाषाएं अलग अलग होती हैं, उसी प्रकार भाषा को लिखने के भी अलग अलग ढंग होते हैं। जिस प्रकार भाषा एक है लेकिन बोलने में अलग है, उसी तरह लिपि भी एक होती है लेकिन उसको लिखने के ढंग अलग होते हैं। मौखिक भाषा रूप के लिए हमें सिर्फ बोलने की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आपको भाषा का लिखित रूप प्रयोग करना है तब आपको लिपि की आवश्यकता पड़ती है। तो जो आप बोल रहे हैं उसको जब लिखना होता है तो उसके लिए अगर हम संकेत या चिन्ह, आज से सालों पहले जो लोगों ने भाषा को बोलना सीखा था और जिन्होंने सबसे पहली बार लिखना सीखा, उन्होंने एक व्यवस्था की थी कि इसको अ पढ़ेंगे, इसको क पढ़ेंगे, इसको र पढ़ेंगे, इसको प पढ़ेंगे। अगर वो लोग शुरू से इसको प, इसको अ, इसको र पढ़ते तो आज क्या होता? हम भी इसको प, इसको अ और इसको र ही पढ़ रहे होते। लेकिन उन लोगों ने हमेशा से बोला नहीं, ये अ है, ये क है, ये र है, ये प है, या अ के बाद में आ आएगा, आ के बाद में ही ई आएगा, है ना। तो हम आज तक उसी व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, उसी व्यवस्था से हम अपने चिन्हों या वर्णों को पढ़ रहे हैं। वर्ण लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है, वर्ण लिखने के
अभंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप इसको भी पहले लिख लीजिए अपनी रफ कॉपी में। सभी बच्चों ने यह परिभाषा पढ़ ली होगी। अब हमने जैसे कहा था कि भारत के अनेक अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अभी हमने कहा था गुजराती, बंगाली, उसी तरह से प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है बेटा, है ना। अगर भाषा अलग है तो उसकी लिपि भी तो अलग ही होगी ना। लेकिन दो ऐसी भाषाएं हैं, हिंदी और संस्कृत, जो एक ही तरह की लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, बांग्ला बंगाली लिपि में और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसके लिए मैं आपको देखिए यहाँ पर एक छोटा सा लिपि चार्ट बताती हूँ। अब देखिए, आप नॉर्मली हिंदी में अगर क होता है तो आप कैसे लिखते हैं? ये आपने क लिखा, बट अंग्रेजी में यदि आपको क लिखना है तो आप क्या करते हैं? के का यूज करते हैं। उसी तरह से अगर मुझे पंजाबी में क लिखना हो तो मैं क्या करूँगी? इस तरह से बनाऊंगी। और बंगाली में तो फिर क्या करूँगी मालूम? और गुजराती में तो बिल्कुल मेरी हिंदी की तरह है, ये भी क और ये भी क ही है। लेकिन चूंकि ये पंजाबी भाषा का है, ये बंगाली का और ये गुजराती भाषा का, तो अगर भाषा अलग है तो उसकी लिपि भी अलग ही हो जाती है। एक और, जैसे ग, अंग्रेजी में आप ग के लिए जी यूज करते हैं, पंजाबी में आपका ग वैसा ही प्रयोग होता है, लेकिन बंगाली में वही ग कैसा प्रयोग होता है पता है आपको? एक सीधी लाइन और हल्का सा, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि गुजराती हमारी बहुत कुछ हिंदी की तरह मिलती जुलती है। इन्हें आपको हिंदी, पंजाबी और गुजराती में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। कब? रोमन में आप पी यूज करते हैं, किंतु उसी प्रकार जैसा ब,
उसके लिए आप अंग्रेजी में बी। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग भाषाओं के अनुसार उनकी लिपियां भी अलग अलग होती हैं। चूँकि जो लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं वे लोग अपनी वर्णमाला में इन अक्षरों या वर्णों या संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं उनके ग्रंथ भी पंजाबी भाषा में लिखे हुए हैं, तो वो ग्रंथ इस लिपि में लिखे जिसे हम गुरुमुखी कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से आपकी जो है बांग्ला भाषा वो बंगाली लिपि में लिखी हुई है, गुजराती भाषा गुजराती में लिखी हुई है। तो अगली बार जब आप कहीं पर लिपि में या भाषा में अंतर पाएं तो याद रखिए कि वहाँ पर वह भाषा हमेशा से बोली जाती रही है, इसलिए वह वहाँ की भाषा बन चुकी है या वहाँ का व्यक्ति वही भाषा प्रयोग करता है। और इसीलिए हम जब किसी अन्य राज्य या प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ की भाषा हमें आसानी से समझ में नहीं आती है। इसके पश्चात हम आपको और 3 भाषाओं के बारे में समझाना चाहेंगे। एक है हमारी मातृभाषा, फिर राजभाषा और तीसरी है राष्ट्रभाषा। मैम अभी तो आपने बोला कि भाषा सिर्फ वह माध्यम जिसके द्वारा अपने मन की बात समझाई जाती है या समझी जाती है। फिर भाषा के 3 रूप आपने बताए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। फिर क्षेत्र के अनुसार भाषाएं अलग अलग होती हैं। फिर ये 3 और भाषाएं कौन सी आ गई? हाँ, ये 3 भाषाएं वो हैं जिनका प्रयोग हर व्यक्ति अपने पूरे जीवन में अलग अलग समय पर करता है ना। भाषा का प्रयोग वो जन्म से करता है। कोई एक भाषा जो वो अपने जीवन काल में हमेशा प्रयोग करता है, लेकिन इन 3 भाषाओं का प्रयोग देश का या दुनिया का हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं अवश्य करता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। मातृभाषा बहुत सरल, जो भाषा व्यक्ति कहाँ सीखता है? माता या परिवार से सीखता है। उधर भी कर दो वो मातृभाषा है ना। लेकिन कोई लैंग्वेज जो पूरे देश में आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड शासकीय कार्यों से संबंधित दस्तावेजों को लिखने या पढ़ने के लिए प्रयोग की जाती है, या सिंपल संविधान द्वारा
भाषा को राजभाषा कहते हैं। और तीसरी राष्ट्रभाषा। जब आपके पूरे देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है, जो कि आजकल हमारे यहाँ हिंदी है, लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वो राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब आप घर पे इन तीनों भाषाओं को ध्यान से पढ़ेंगे और दोहराएंगे। हम अपनी अगली कक्षा में इसके आगे का कार्य आरंभ करेंगे। तो आज की कक्षा जो है भाषा की वो यहीं समाप्त होती है। अभी हमारा व्याकरण बाकी है, जिसे हम अपनी अगली कक्षा में लेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी अलग अलग भाषाओं और लिपियों का प्रयोग कीजिए, जानिए और उसको अधिक से अधिक समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।